नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो एआईएमआईएम की भूमिका बनने वाली है और उस एआईएमआईएम अगर अलग चुनाव लड़ेगी तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और अगर एआईएमआईएम का गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाता है तो चुनाव परिणाम कैसे बदलेगा, और एआईएमआईएम की भूमिका पिछले चुनाव में क्या रही थी और इस बार के चुनाव में उस पर उसका किस पर ज्यादा असर पड़ेगा। क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्या एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना बीजेपी की बी टीम के रूप में बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, या फिर तेजस्वी यादव को उसका नुकसान होगा? कितना नुकसान होगा, इस बात की चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर मैं कभी भी किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई नैरेटिव चलाने का प्रयास नहीं करता। अगर हमारा विश्लेषण आपको निष्पक्ष लगता है, क्योंकि हम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्टियों का गुण दोष के आधार पर उसकी समीक्षा करते हैं, उसके फैसलों की समीक्षा करते हैं, न कि अपना व्यक्तिगत मत अपने दर्शकों पर थोपने का प्रयास करता हूं मैं, बल्कि जो परिस्थितियां होती हैं, जो तथ्य होता है, उस तथ्य के आधार पर जो तर्क बनता है, उसी तर्क के आधार पर आपको समझाने का और आपसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को, तो हमारी भी मदद होगी। अब हम शुरू करते हैं सीमांचल की समीक्षा। सीमांचल में क्या, सबसे पहले सीमांचल में इस बार क्या होगा उसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि 2020 में क्या हुआ था। क्योंकि 2020 में जो हुआ था, कहावत है कि भविष्य की इबारत इतिहास से सबक लेकर ही सीखी जा सकती है। तो इतिहास क्या रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले हमको समझने का प्रयास करना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी थी और किस पार्टी के कारण किसको कितना नुकसान हुआ। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ आरजेडी का गठबंधन करना कितना आवश्यक है। आरजेडी अगर गठबंधन नहीं करती है एआईएमआईएम से तो आरजेडी का सीमांचल में सफाया हो जाएगा, और पिछली बार भी हुआ था। छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं क्यों है महत्वपूर्ण। आप उसको पहले महागठबंधन के समीकरण को समझने से पहले समझिए कि एनडीए ने कैसे चुनाव लड़ा था वहां पर। अब आप देखिए, एनडीए सीमांचल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं। पूर्णिया और कटिहार में 7-7, अररिया में 6 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटें किशनगंज जिले में। अब पिछली बार देखिए, पिछली बार एनडीए की तरफ से 11 सीटें लड़ी थी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी 10 सीटें। 2 सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार थे, मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार थे, और 1 सीट लड़ी थी कसबा हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा। आपको पता है पिछली बार जो एनडीए का गठबंधन था उसमें 4 दल थे। बीजेपी के कोटे से मुकेश सहनी को सीट दी गई थी और नीतीश कुमार के कोटे से जीतन राम मांझी को सीट दी गई थी। तो बीजेपी 11 लड़ी, 11 में 8 सीटें बीजेपी जीती थी। 11 में 8 सीट, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बड़ा किसका था? एनडीए में, बीजेपी का। लेकिन जनता दल यूनाइटेड 10 सीट लड़कर मात्र 4 सीट जीत पाई थी। मतलब 8-4 12 सीटें। 24 में कितने सीटें मिली थी एनडीए को? 12। 50% सीट मिल गई थी, 12, आधा हो गया। अब आइए महागठबंधन। मैंने इसलिए वीआईपी 2 लड़ी, दोनों हार गई थी। हम 1 लड़ी थी कसबा, वहां हार गई थी। और कसबा में तो ऐसा हुआ था कि जो हम के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे, दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक है। और जो जदयू लड़ी थी 10 सीटें, उसमें 1 सीट पर लोजपा के उम्मीदवार को वोट जदयू के उम्मीदवार से अधिक मिला था। खैर, इसकी चर्चा हम जब करेंगे तब, जब हम एनडीए के समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। केवल पृष्ठभूमि मैंने बताया कि बीजेपी मुख्य मुकाबले में है वहां,
जनता दल यूनाइटेड सेकंड आप कह सकते हैं साइड रोल में है, कैरेक्टर रोल में है। जैसे होता है ना किसी फिल्म में हीरो होता है तो हीरो वहां बीजेपी है, एनडीए की तरफ से, कैरेक्टर रोल में नीतीश कुमार हैं। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, महागठबंधन में देखिए आरजेडी अपने आप को हीरो मानती है तो आरजेडी लड़ी 11 सीट और कांग्रेस भी लड़ी थी 11 सीट। क्योंकि वहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच कहना है कि हम किसी से कम नहीं। अभी भी आप सुनिए इनको, पप्पू यादव को लगातार कहते हैं कि कोसी में, सीमांचल में, मिथिलांचल में कांग्रेस मजबूत है आरजेडी से। वैसे ही नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें बड़ी सच्चाई है कि सीमांचल में आरजेडी की तुलना में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है। और पप्पू यादव के लिए, सॉरी तेजस्वी यादव के लिए ओवैसी से तालमेल करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कांग्रेस लगातार वहां चुनाव अकेले भी अंतिम क्षण में लड़ सकती है। और कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैया कुमार है मुसलमानों का वोट अपने तरफ करने के लिए, पप्पू यादव है। आपने देखा पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने कौन सा खेला किया था, उसी क्षेत्र से, सीमांचल से ही कांग्रेस के पास मुस्लिम चेहरे कितने हैं देखिए आप। तारिक अनवर कटिहार के सांसद, मोहम्मद जावेद किशनगंज के सांसद, शकील अहमद खान कसबा के विधायक हैं और वो विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। तो अब इतने, उसके बाद राहुल गांधी का चेहरा, क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा बड़ा इसलिए हो जाता है कि केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो राहुल गांधी नंबर 1 पर है। तो इसीलिए मुसलमानों का वोट आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस को मिलता है। उसका सबूत क्या है कि पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस दोनों सीमांचल में 11-11 विधानसभा सीटें लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस 11 में 5 जीत गई। कांग्रेस 11 में 5 जीती। जैसे वहां बीजेपी थी एनडीए में 11 लड़कर 8 जीती, लेकिन कांग्रेस 11 लड़कर 5 जीती। आरजेडी बार बार चूंकि कहती है कि भाई स्ट्राइक रेट कांग्रेस का खराब रहा, इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, 70 सीटें लड़कर 19 ही जीत पाए। तो इसलिए 70 सीटें लड़के 19 जीत पाए चूंकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस को सीमांचल के बाहर ऐसी, या सीमांचल में भी ऐसी सीटें ज्यादा दे दी गई जो जीतने लायक नहीं था। आरजेडी 4 बार से हार रही थी, उन्हीं सीटों को कांग्रेस को दे दिया गया। इसीलिए कांग्रेस 70 में मात्र 19 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। यह बात कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप होता है उसमें निकल कर आती है। तो जो निष्कर्ष क्या है, आरजेडी 11 लड़ी सीमांचल में, जीती कितनी, मात्र 1। कांग्रेस 11 लड़ी, जीती कितनी, 5। सीपीआई को 1 सीट मिली थी, आपको याद होगा, रुपौली विधानसभा सीट, जहां बीमा भारती जदयू की उम्मीदवार थी। वहां से विकास चंद्र मंडल को सीपीआई से टिकट मिला था, हार गए थे, तीसरे नंबर पर थे। मतलब सीपीआई को वहां सीट देना ही किसी काम का नहीं था। तीसरे नंबर पर आए, बहुत कम वोट आया था उनको। दूसरे नंबर पर वहां निर्दलीय, सॉरी लोजपा के उम्मीदवार थे शंकर सिंह, और 1 सीट लड़ी थी सीपीआईएमएल, जो विधायक दल के नेता हैं सीपीआईएमएल के बिहार विधानसभा में, महबूब आलम। तो वो तो खैर पार्टी के बल पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपना जो व्यक्तिगत उनका संपर्क है, जो संबंध है, जो उनकी छवि है, उसके आधार पर वो महबूब आलम चुनाव जीतते हैं वहां से। तो ये समीकरण वही एआईएमआईएम, आरजेडी 11 लड़ी, 5 जीती। अब एआईएमआईएम को समझिए, एआईएमआईएम 5 सीटें जीत गई थी और प्रायः अधिकतर वो सीट जीती जहां पर मुकाबले में आरजेडी भी थी। कांग्रेस के हिस्से की सीट 1 ही सीट जीती थी एआईएमआईएम, सॉरी 2 सीट, 3 सीट जीती वहां जहां आरजेडी के उम्मीदवार थे। और जो मुस्लिम मतदाता हैं, विशेषकर सीमांचल के इन 4 जिलों में,
वो आरजेडी में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। मुस्लिम उम्मीदवार को आरजेडी को मिलना मुश्किल होता है। क्यों? इसलिए कि उन लोगों का मानना है कि जो सीमांचल में, विशेषकर अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में भी, चारों जिला में यादव जाति के लोग जहां जहां आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं वहां वहां बीजेपी को वोट डालते हैं। यह शिकायत है तेजस्वी यादव, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते। खैर, इस सच्चाई में कम जान है, इसलिए कि पप्पू यादव के खिलाफ भी तेजस्वी यादव, यादवों का ही न मुसलमानों का किसी का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए थे अपने उम्मीदवार को। यादव भी पप्पू यादव के साथ, मुसलमान भी पप्पू यादव के साथ था। तो इसीलिए इस बात में आंशिक सच्चाई है, वहां का स्थानीय समीकरण ऐसा है जिस कारण से ऐसा परिणाम आता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थिति कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देता है कि अगर आरजेडी ने AIMIM ओवैसी फैक्टर का हल नहीं निकाला तो अभी तो लीड इस क्यों दिख रहा है, जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव आगे दिखते हैं। तो ये ऐसा क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है ना कि मुकाबला में तुलना किनसे हो रहा है? तुलना में है 3 चेहरे हैं, आप किसे पसंद करते हैं? जब सवाल आपसे पूछा जाएगा, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को या फिर प्रशांत किशोर को, तो आपका जवाब क्या होता है? तेजस्वी यादव। लेकिन जब स्थानीय स्तर पर विधानसभा वाइज जब मतदाताओं को वोट डालना होगा, आपको कौन सा उम्मीदवार पसंद है? AIMIM का, आरजेडी का, बीजेपी का, जदयू का? तो फिर वहां पर मतदाताओं का फैसला क्या होगा, विशेषकर सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं का? तो ये है फैक्टर। इस फैक्टर के कारण तेजस्वी यादव का सपना अधूरा रह सकता है। और इस बात को AIMIM ने बेहतर समझा है कि अकेले लड़कर 5 सीट जीत पाई थी। अख्तरुल इमाम जीते थे, ओवैसी साहब जीते थे 5 सीट मात्र। अगर उनका भी मानना है कि अगर राजद के साथ तालमेल हो जाता है, 15 सीटें मिलती है लड़ने के लिए, तो 15 में कम से कम 10 सीटें पक्की हो जाएगी, गारंटी हो जाएगा 10 सीट जीतना। तो ये ओवैसी का मामला है। अब तेजस्वी यादव को फैसला लेना है। तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं? तेजस्वी यादव के फैसले पर ही तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है उसका भविष्य निर्भर है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।